ऑल ओवर इंडिया में पूरा घुमा हूँ। 15 साल मैंने फुटबॉल खेला है। फ्यूचर में काम करेगा, पैसा गिनता गिनता थक जाएगा, इतना बना रहे हो तो देख लियो। अपनी वाइफ को पूछता था कि इतना फंड मैं 2024 तक कर लूँगा, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उससे डबल ट्रिपल मैंने फंड 2020 में ही कर लिया था सर। किसी समय पे रहे एक प्रोफेशनल फुटबॉलर और आज की तारीख में एक फुल टाइम ट्रेडर बन चुके रवि दुहान बिग बुल सीरीज़ में हमारे साथ इस वीडियो में आप देख पाएंगे किस तरह से स्टॉक मार्केट में लुका छिपी खेली। 2010 में आए थे, फिर 2015 में आईपीओ में इन्वेस्ट करते रहे, अच्छे खासे स्केल के ऊपर जितना कर पाते थे उतना करते थे, फिर आए 2018 में और उसके बाद कभी वापस गए नहीं। ETFs में पैसा लगाते थे, ब्लू चिप में पैसा लगाते हैं और भी समय समय पर ट्रेडिंग करते रहते हैं। लेकिन फुटबॉल का इनका करियर 15 साल तक रहा। हरियाणा की तरफ से अपने राज्य को रिप्रेजेंट भी किया इन्होंने। 15 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम किसी भी ऐसे करियर के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी इनके करियर को ठीक ठाक समय हो चुका है। रवि की कहानी सुनते हैं कि किस तरह से फुटबॉल के करियर से ट्रांजिट किया इन्होंने अपने आप को स्टॉक मार्केट की तरफ, और हरियाणा में रह के इन सब चीज़ों को किस तरह से टैकल किया सोसाइटी के साथ, और किस तरह से इनका ट्रेडिंग स्टाइल है। ये सब कुछ इस बिग बुल सीरीज़ की पॉडकास्ट में। रवि दुहान दोस्तों, आइए सुनते हैं। दो 2010 में 18 साल के थे तो डीमेट अकाउंट खोल लिया, लेकिन बताया किसने, पता कैसे लगा कि यार शेयर मार्केट कुछ होता है? सर जैसे मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 2008 में मम्मी बोली कि मार्केट क्रैश होगी ये वो, तो फिर मैं बोलता ही मम्मी को क्रैश होगी तो बाई कर लो, सस्ता मिलेगा। मम्मी बोली नहीं नहीं, ये पैसा डूब जाता है इसमें, ये हमारी वो नहीं है, बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं इसमें। तो उनकी वो थी। फिर मैंने 2010 में मेरे पास कॉमर्स थी, तो कॉमर्स में अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन आते थे कि शेयर प्रीमियम डिस्काउंट इशू होते टू बी, तो उससे मेरे थोड़ा और इंटरेस्ट आया था इसके ऊपर, इस शेयर्स के, क्योंकि हमारा शेयर का टॉपिक चलता था। अच्छा। किसी कंपनी के पेड़ मालिक है ABC, उनके इतनी इतनी होल्डिंग है परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग वगैरह, तो आता था उसमें, तो इंटरेस्ट वहाँ से भी हुआ। फिर मैं 18 का होते ही मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया। अच्छा। जहाँ पे मैंने ओपन किया मेरे पास सिर्फ 3,000 थे उस टाइम पॉकेट मनी के जो मेरे पास थे। ओके, 3,000 बहुत होता है। एक 18 साल के लड़के के पास 3,000 की सेविंग थी, पॉकेट में नहीं थी, सेविंग होएगी, करेक्ट? हाँ, पॉकेट मनी से सेव किया हुआ था जो बचा हुआ था पैसा, तो उस टाइम अकाउंट भी 1 हफ्ते में जाके ओपन होते थे पहले। काफ़ी सारे साइन करने पड़ते थे, आपको ID आती थी, पासवर्ड आता था, वो एक ब्लैक एंड वाइट सा चलता था, ब्लैक रेड और ब्लू में प्राइस ऊपर नीचे होता था। वो बड़ा मतलब आप देख के वैसे घबरा जो फर्स्ट टाइम अगर आप उसे देखोगे तो। ये सारा के वसीयत तो नहीं नाम करवा रहा ये? इतने फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवाने के बाद जब वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट सा सब आप देखते थे उसे। ओके, वो ब्लैक स्क्रीन होती होएगी, नेस्ट यूज होता होएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो NSE BSE इतने सारे ऑप्शन होते थे, वैसे ही हो जाए कि यार मैं क्या खरीद रहा हूँ, ये सारा इतना वो कर रखे इन्होंने। तो वहाँ से फिर मेरे को बेसिक नॉलेज स्टार्ट हुई कि BSE NSE, थोड़ा सा मैं बीच में रिसर्च करने लग गया था मेरे को कौन कौन से स्टॉक में काम करना है। जैसे मैंने इस टाइम सेलेक्ट किया था कि अशोक लेलैंड, मारुति। अशोक लेलैंड उस टाइम 15 रुपये के आसपास चलता था, तो मैं उसमें ट्रेड करता था। मारुति उस टाइम 1,000 रुपये के आसपास था, और मैं साथ में न्यूज़ देखता था उस टाइम CNBC। 8:30 बजे मैं अपना लैपटॉप ऑन करके साथ में न्यूज़ चलाता था, वहाँ से भी नॉलेज मिलती थी मेरे को, और मैं अपना सीख रहा था बाइंग सेलिंग होती कैसे, बेसिक बिल्कुल बेसिक। अमाउंट 3,000 की, तो मैं उसी में ही काम करता था। मार्जिन मेरे को पता नहीं था कि मार्जिन भी क्या होता है, वो भी मेरे को 1-2 महीने बाद ब्रोकर ने बताया आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। उस टाइम पे तो मार्जिन मिलता भी बहुत था। हाँ जी, मेरे को मार्जिन का भी नहीं पता था। अच्छा, मैं 3,000 से भी ज़्यादा की बाइंग कर सकता हूँ, वो मेरे को नहीं पता था। फिर बीच में पापा ने भी 10,000 दे दी, कैसा चल रहा है काम, मैं ठीक चल रहा है, बाइंग सेलिंग अभी सीख रहा हूँ, तो पापा ने भी 10,000 दे दी, तो टोटल 13,000 के आसपास मेरे पास उस टाइम हो गए थे। फिर मैंने मार्जिन यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर मेरे को लॉस हुआ बड़ा। मतलब इतना भी बड़ा नहीं था कि हाँ मेरी एज के साथ वो बड़ा था, क्योंकि 1,500-2,000 का नुकसान बड़ा था मेरे लिए। वो मेरी कैपिटल 6,000-7,000 बच गई,
मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया और मैं निकल गया वहाँ से। मतलब पहली बार जो है बिगिनर लक नहीं मिला है अपने को, रही है ना, इस केस में थोड़ा नहीं बिल्कुल, शुरुआत रियलिस्टिक क्योंकि हुई। सर उस टाइम क्या होता था, यूट्यूब लर्निंग वाला नहीं था कुछ भी, आप कहीं से सीख नहीं सकते थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो आज है हमारे पास। किसी को नॉलेज नहीं थी आसपास, उस टाइम मैंने बंद कर दिया। फिर 2015 में मैंने दोबारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, जहाँ से मेरा अकाउंट ओपन हुआ था वहाँ पे मेरा जिससे मैं ट्रेड करवाता था फ़ोन पे या उनसे सीखता था ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। उन्होंने बताया कि वो मिलते रहते थे मेरे को डेली राइस में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप IPO में काम करो ऐसे ऐसे। फिर मैंने 2015 से 18 तक मैंने IPO में काम किया। उस टाइम मेरे को कैपिटल 70,000 घर वालों ने दे दी थी। मतलब घर वालों का सिर्फ ऐसे मोरल सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला? नहीं बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम मेरे को ये था कि पॉकेट मनी से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाए, मैं थोड़ा सा एंजॉय कर पाऊँ लाइफ को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बन जाए बस। नहीं, मेरे को एक चीज़ समझाओ रवि कि मोरल सपोर्ट आप कह रहे हो नहीं था, पर पैसा दे रहे थे आपको? हाँ जी, पैसा ये था कि मैंने जैसे 15-20 हज़ार मेरे पास थे, तो मैंने 1-2 IPO लगाए। एप्लीकेशन सेल होती थी ग्रे मार्केट में, ठीक। तो हर महीने उस टाइम 2-3 IPO निकल रहे थे लगातार, तो मैं वो लगाता तो मैं बेच देता था ग्रे मार्केट में। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को 500,000 रुपये एक एप्लीकेशन में मिल रहा था। तो मैं देख रहा था यार अच्छा है, बट क्या मेरा महीने का 2,000 अलग से बन रहा है, 2,000 पॉकेट मनी है मेरे, बढ़िया हो गया काम। फिर उन्होंने बताया कि आप एप्लीकेशन 5 भी लगा सकते हो एक अकाउंट से। करेक्ट। फिर मैंने घर वालों को बताया ऐसे ऐसे है, प्रॉफिट लॉस उनका है, मेरे को अपना कमीशन मिल जाएगा इससे। तो घर वाले बोले चल ठीक है ट्राई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो वहाँ से फिर अकाउंट फिर मेरे 5 एप्लीकेशन हो गए मेरे पास, तो एक बार मेरा लोट निकल गया था। अच्छा। तो मेरे को पता चला कि वहाँ तो पैसा डबल हो रहा है इनकम। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम बेचनी बंद कर दी मैंने। फिर मैंने थोड़ा और डिटेल में स्टडी करी कि ग्रे मार्केट नेट पे भी पता चलने लग गया कि क्या कुछ रेट चल रहा है एप्लीकेशन का। यार एक चीज़ बताओ, ये बिकते कैसे थे ग्रे मार्केट में? क्या मतलब फाइलें बिकती थी या ट्रांसफ़र होती थी, क्या होता था? नहीं सर, आप उनको फ़ोन पे बोलता हूँ कि मेरे पास 2 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन है, आप रखे चाहिए बस। ये उनको कौन है ये किनको फ़ोन करते हैं? ये सर जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था, अच्छा, वो करवा के देते थे? हैं? वो अपने पास रखते थे या आगे देते थे, मेरे को नहीं पता। वो अपने पास रखते थे, जो भी करते थे। ये कुछ भी करो, क्योंकि प्रॉफिट जिसके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है वो प्रॉफिट में जाएगा आखिर में। ये बात मेरे को समझ आ गई थी बहुत जल्दी, 4-5 महीने में समझ आ गई थी। उसके पीछे मैंने अपने दोस्तों के अकाउंट ओपन कर लिए, मैंने अपने बैंक अकाउंट बना लिए। मैं अकेला बिजनेसमैन की तरह सोच रखी है कि भैया पता है तो स्केल करता हूँ मैं इसको। हाँ, क्योंकि वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ वो काम, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं थी, वो नॉर्मल था कि एप्लीकेशन ले रहा था लोगों से। रवि पैसा कहाँ से ला रहे थे लेकिन इतनी एप्लीकेशंस के लिए? सर स्टार्टिंग में मेरे पास 4 एप्लीकेशन थी, एक निकल जाती थी मेरी हर बारी। जो भी प्रॉफिट होता था वो री इन्वेस्ट करता जा रहा था मैं। घर वालों को दिख रहा था कि मेरा पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो जब मेरे को 70 का 1.5 लाख हो गया तो घर वालों को कॉन्फिडेंस आ गया कि सही चल रहा है काम। वहाँ से मेरे को 2 लाख और मिल गया घर वालों से। वो हम मिडिल क्लास से तो FD रखते हैं हम सब, वो मेरे लिए FD पहले तुड़वा दी, वो मेरे बैंक में ही थी वो FD क्या बात है। ओके। वो FD मैंने फिर IPO में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम। अच्छा। और फिर मेरे पास अकेले के पास 25 एप्लीकेशन हो गई थी अकेले के पास ही। और एक एप्लीकेशन से कितना प्रॉफिट निकाल लेते थे कि वेरी करता था? IPO वेरी करता था। IPO वेरी करता था। उस टाइम आप मान के चलिए कि पर मंथ का 40 से 60 हज़ार आराम से बनता था मेरे को। वाह, ये किस टाइम की बात है? 2015-16 की? 2015 से 18 तक। अच्छा, नॉट बैड यार, नॉट क्योंकि बैड एट ऑल। उसमें मेरा हर IPO निकले, CDSL, DMart, जो भी बड़ी बड़ी यार 2000 उसके बीच में निकले, मेरे सारे निकले। सनता, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सब निकले मेरे, मैंने सब लगाए हैं। तो जो प्राइमरी मार्केट में इन सारी कंपनियों को मिस्टर रवि लेके आए हैं, अब सेकेंडरी मार्केट में दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं उस टाइम भी अपने आप को बहुत छोटा समझता था, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं, पता चलता मतलब था कि मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी मार्केट में यू आर देयर जब ये कंपनियां आई हैं। हाँ आप थे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि वहाँ से मेरे को पता चलता है लोगों के पास हजार एप्लीकेशन खरीद रहे हैं ग्रे मार्केट में। अच्छा, ये ऐसे चलता था मतलब? हाँ, वो आज भी चलता है। ओके। अगर कोई बोले कि क्रिकेट में सट्टा नहीं चलता, चलता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा डब्बा ट्रेडिंग टाइप है क्या? डब्बा ट्रेडिंग में तो एक्चुअल बिल्कुल, में, बिल्कुल। पर डब्बा ट्रेडिंग में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, कुछ बाइंग एंड सेलिंग होती नहीं है, वो कागजी होता है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर वर्क होता है सारा। वो अच्छा। पक्के में उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पहले क्या होता था कि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती थी और लोग डीमेट अकाउंट ओपन करने से डरते थे। मेरी फैमिली में मेरे जब तक 2019 तक मेरे मम्मी और पापा ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए। मैंने दोस्तों के ओपन करवा लिए, घर वालों को ओपन नहीं करवा पाया मैं। कुछ हुआ था फैमिली में? क्योंकि कुछ किसी के चाचा जी या मामा जी, किसी का नुकसान हुआ था क्या? नहीं, बस ऐसे ही सुनते थे मार्केट में उसका नुकसान हो गया उसको। कोई घर में फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला ही। फैमिली में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी डॉक्टर है। बट यार, ये घर से ऐसा वो चैलेंज नहीं आया घर वालों से? ये सवाल जनरली हम पूछते ही हैं कि जब इकोसिस्टम बना हुआ है एक घर का, सरकारी जॉब्स का स्पेशली, वो भी डॉक्टर वाली सरकारी जॉब, तो उस केस में घर से प्रेशर नहीं आया कि यार पढ़ाई कर ले यार, ये क्या शेयर मार्केट के चक्रों में पड़ा है? मैं सर स्पोर्ट्स नेशनल प्लेयर रहा हूँ। ओ, ओके। किस में? फुटबॉल में। नेशनल प्लेयर या स्टेट लेवल पे? नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनली नेशनल प्लेयर। मैंने अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है काफ़ी बारी, ऑल ओवर इंडिया में पूरा घुमा हूँ। 15 साल मैंने फुटबॉल खेला है। वाह यार, तो आई एम टॉकिंग टू एन एथलीट, ए रिकॉग्नाइज्ड एथलीट। हाँ, गुड यार। हाँ जी जी, हाँ। तो ये तो वीडियो के थंबनेल में जाएगा आपके कि आप एक इंडिया के फुटबॉलर, स्टॉक मार्केट के मैन ऑफ द मैच। मैंने इंडिया कैप भी ज्वाइन किया हुआ है, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। टिल यार, टिल दैट लेवल जाना भी बहुत तगड़ी बात है रवि। हमारे क्या होता है, हमारा स्पोर्ट्स का कोटा होता है जॉब में। जैसे आर्मी की तरफ से मेरे पास ऑफर आए थे, पर वो जो जॉब दे रहे थे वो मेरे को, मेरी लाइफ स्टाइल को सूट नहीं करती। तो सभी बोलते थे तेरे से जॉब नहीं होगी, क्योंकि तो सुबह 11 बजे उठता है, ऐसे। तो ये साइड बाई साइड चल रहा था आईपीओ वाला, और कभी धीरे धीरे करके ये मेन इंटरेस्ट बन गया, पता नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सन 2015 से 18 तक मैंने इतना पैसा कर लिया कि घर वाले भी बोलते कि सही कर रहा है तो जो भी कर रहा है। जॉब करेगा इतना पैसा नहीं बन सकता उसमें भी। करेक्ट। मेन रवि होता कंसिस्टेंसी है कि जब अपने घर वाले यही तो चाहते हैं कि अपन अच्छा करियर बनाएं, तो अगर 3-4 साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाया, तो जो स्टॉक मार्केट की जो धकेलूसी सोच थी दुनिया के अपने समाज में जो होती है, जो फैल जाती है कोविड की तरह। 2018 में क्या हुआ कि आप एक बैंक से सिर्फ एक ही IPO लगा सकते हो, सेबी का ये रूल आ गया था। अच्छा। प्रैक्टिकली नहीं था कि मैं 15 इंटरनेट आईडी लोगों को सबको लॉग इन करूँ, पासवर्ड OTP नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने अपनी एक रेंटल इनकम बनाई, जो मेरे पास टोटल मनी था उसका मेरा 60% मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया। घर वाले तब भी मेरे नेगेटिव थे, बोले ये पैसा तो ख़राब कर रहा है, रेंट नहीं आएगा यहाँ से, ये वो। मैं बोला कोई ना, कम आ जाएगा, पर जितने मैं सोच रहा हूँ उतना आ जाएगा, मेरे को लग रहा है। वो सर वहाँ पे पेंट नहीं हुआ था, वो मेरा रेंट पे पहले चले गया। तो एक मेरे को फिक्स इनकम वहाँ से आने स्टार्ट हो गई। मेरे को पैसिव इनकम बनाने का मज़ा आने लग गया कि वहाँ से भी इनकम आ जाए, वहाँ से भी इनकम आनी स्टार्ट होगी मेरे को। तो साइड वाइज मेरी एक इनकम फिक्स हो गई, मैं स्टेबल हो गया कि मेरी इतनी इनकम तो आएगी ही पर मंथ, मेरे को अब डरने की बात नहीं है, मैं साथ के साथ स्टॉक मार्केट अब आराम से कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया, और फिर उस टाइम मैंने मार्केट में एक न्यूज़ आती थी कि 2008 में मार्केट करेक्ट हुई, क्या 2018 में करेक्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि हर 10 साल का पीरियड था। मेरे को वो चीज़ थी कि मार्केट दोबारा होगी क्रैश, आज नहीं तो कल होगी। मैंने अपना सारा पैसा नहीं डालना, तो बचा हुआ है अलग से, क्योंकि मेरा 60% तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग चुका है। तो मैं कैश के अंदर ट्रेडिंग करता था, ETF के अंदर, बैंक 20, निफ्टी 20 में काम करता था मैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को ETFs, क्योंकि मैंने, हाँ नहीं, क्योंकि ETF मेरे को बड़े सेफ लगते हैं। मैं बड़ा डिफेंसिव ट्रेडर हूँ, मेरे को रातों रात अमीर नहीं बना। थोड़ा रवि, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि जनरली बाकी लोगों के लिए भी कि ETFs जनरली क्या प्रोडक्ट होते हैं, एंड आपको उसमें कम रिस्क क्यों लगता था? सर ETF, अगर मैं बैंक 20 की बात करता हूँ, वो अपना निफ्टी बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा, मेरे को पता है।
स्टॉक जीरो हो सकता है, इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक आते हैं, उनकी जो एवरेज होता है उस हिसाब से वो इंडेक्स अप एंड डाउन होता है। एक स्टॉक के अंदर पैसा नहीं डाल रहे, वो डिवाइड हो रहा है आपका पैसा। अगर मैं निफ्टी 20 की बात करता हूँ, वो 50 स्टॉक में आपका पैसा डिवाइड करता है। चाहे आपने ₹1 डाला हो, चाहे आपने 10,000 डाल लो, चाहे 10 लाख डाल लो, वो आपको डिवाइड कर देगा अपने आप ही। और वो अपने आप ही, कोई कंपनी बाहर बेकार होगी वो बाहर निकाल देगा, अच्छी होगी अंदर ले आएंगे, वो अपने आप एडजस्ट करेगा आपके इस पैसे को। और हिस्ट्री में पता है कि इंडेक्स हमेशा ऊपर गया ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन भी आएगी, कंपनियाँ ग्रोथ भी करती है, सारी चीज़ उसमें मैटर करती है। तो हर एक इंडेक्स का अपना एक ETF या फंड होता है जिसको हम बीज कहते हैं। हाँ, ओके। और ये कब से आप करते आ रहे हो? 2018 से आप उसमें? 2015 से 18 में मेरे को पता चलने लग गया था ETF वगैरह के बारे में, थोड़ा थोड़ा। बट मैं काम भी करता था उसमें, क्योंकि मेरा सारा पैसा IPO में था। तो ये था कि मैं नॉलेज गेन कर रहा था न्यूज़ से, कि कैसे कैसे लोग, उस टाइम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी आ रही थी। यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल ओपन हो रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज मेरे को गेन होती गई। म्यूचुअल फंड में उस टाइम काफ़ी ग्रो हुए। तो फिर वहाँ से मैं ETF में काम करना स्टार्ट करा। मैं स्टॉक में काम नहीं करता, अगर मैं स्टॉक में काम करता हूँ तो सिर्फ ब्लू चिप में काम करता हूँ। अच्छा। बस, हाँ जी, कभी मैं मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर कभी मैं नहीं जाता। क्यों? वाई? क्योंकि सर मेरे पास कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है, बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं उसको पोर्टफोलियो बनाने लगूँ तो वो मेरे को मज़ा नहीं आएगा उस पोर्टफोलियो बनाने में, मेरी जो है पर्सनली व्यू। क्योंकि मैं अगर पर्सनली पोर्टफोलियो बनाने लगूँ एक छोटी सी कैपिटल में, मान लो मैंने 50 या 20 स्टॉक ले लिया, उसमें मैंने छोटी कैपिटल डाल दी, उनको एडजस्ट करना, एवरेजिंग करना या उनकी रिपोर्ट देखना मेरे पॉसिबल नहीं हो पा सकता। बट डोंट यू थिंक कि जो कंपनी आज जैसे वैल्यू स्टॉक्स होते हैं या ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो आज की तारीख में चाहे स्मॉल कैप या मिड कैप लेवल पे बैठे हैं, बट आगे चल के अगर अपन 5, 10, 15 साल के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न देने के सिचुएशन होती है। बिल्कुल सर, अगर मेरे पास पैसा मैंने अच्छा कमा लिया है ना, तो मैं उसमें ज़रूर डालूंगा। उस टाइम तक नहीं डाला, आज मैं डाल रहा हूँ। अच्छा। उस टाइम मेरा था कि मेरे को सेल्स चलना है, पैसा डूब गया तो घर वाले दोबारा नहीं देंगे मेरे को पैसा, मेरे को इतना पता था। और वो सोच वापस से वैसी रह जाएगी जो पहले से थी। तो मैं अपना डिफेंसिव चल रहा था। मेरे को ये था, क्योंकि सारे बोलते थे कि जो कर रहा है कर ले, बस पैसा मैं डुबो दियो। यार ये प्रेशर बड़ा गलत प्रेशर है ना, एक कि हमेशा ध्यान सिर्फ इसलिए है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, उस चीज़ को ठीक करते रहना है। मेरे पास एग्जाम्पल बोलते, फैमिली में रिलेटिव्स बोलते कि उसके है ना इतने पैसे 20 लाख 50 लाख उसके डूब गए। मैं उनको बोलता हूँ उनसे, उनको मेरे से मिलवाओ, उनसे मैं पूछूँगा कि कैसे डूबे। उनको डिविडेंड का नहीं पता पाएगा कि डिविडेंड होता है क्या है। उन लोगों के पैसे डूबे जिनको जीरो नॉलेज थी। और आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं उनको बहुत समझाता हूँ, जो नए नए आते हैं, आप F&O के अंदर बिल्कुल मत घुसो, फ्यूचर के अंदर तो बिल्कुल मत जाओ। वो फ्यूचर के अंदर जाते हैं, एक नोट ले लेते हैं, उनकी जेब से तो 1 लाख रुपये लगा, उनको ये नहीं पता कि आपको प्रॉफिट और लॉस 10 लाख के ऊपर होगा। और वो ऐसे ऐसे करते करते 5-6 नोट ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने 70-80 लाख का 1 करोड़ का माल ले लिया है और उसको हैंडल कैसे करना है। उनको उस कैपिटल ही 10 लाख है टोटली, उन्होंने सोचा 7 लाख का दिया है, हमने तो कर लेंगे एडजस्ट, और वो वहाँ पे मर जाते हैं सारे के सारे। आपने 2018-19 के ज़माने तक कह रहा हूँ मैं, उस समय जब 3-4 साल हुए थे, या 2020 तक लगा लो, कोविड से पहले कोई बड़ी गलती की थी? हाँ जी सर। क्या थी वो गलती? पेशी ज्वेलर। पर इफ़ यू ट्राई एंड रिमेंबर, किस तरह से घुसे उस गलती में और किस तरह से बाहर आए, अगर आप आए तो? यही सर कितना ऊपर का स्टॉक हाफ में मिल रहा है, खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएगा बेच दूंगा। एक बार ही ऐसा हुआ, मेरे को अच्छे वाला प्रॉफिट हो गया पहले भी। नेक्स्ट डे वो फिर से डाउन गया, मैंने खरीदा और वो नीचे जाता गया। कोई स्टॉप लॉस, कोई रिस्क रिवॉर्ड कुछ सोचा नहीं था? उस टाइम नहीं सोचा था मैंने, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा वो स्टॉक में एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम 2018 से 20 के बीच में। पीसी ज्वेलर्स के बाद ही मैंने ETF में ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया। एक गलती बहुत थी सारी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद जेट एयरवेज किया, मेरे पास कई फ़ोन आए, जेट एयरवेज खरीद लेते, भाई इतना नीचे गिर चुका है, पैसा लगा देते। मैं नहीं,
ये गिर चुका है, कोई वजह है इसकी गिरने की। जब 2020 में मार्केट गिरी, वो बड़ा ही अलग व्यू था मेरे लिए। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था अपनी मार्केट को गिरते हुए लाइव अपनी स्क्रीन पे। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैं ये है ना, लाइफ में एक बार ही मौका मिलता है 10 साल में एक बार ही आ रहा है मौका, अब है मौका, बाद में नहीं मिलेगा। मेरे को फर्ज चाहिए काम करने के लिए। मम्मी ने सोचा चलो करेंगे, फिर चीज़ें थी, उनसे बात हुई, बोले कि हम तो पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। उन्होंने तो डाला नहीं पैसा एंड में, मम्मी और भी मेरे को पैसा दे दिया उसके बीच में। अच्छा, उल्टा हो गया है। हाँ जी, मम्मी ने सोचा कि वो डाल रहे, सारे डाल रहे पैसा, हम भी डाल सकते हैं। ओके, चलो एटलीस्ट उनके बात करने, जीजा जी के बात करने के कारण मम्मी ने दे दिया पैसा। उसके बीच में ये था कि सोचेंगे, मम्मी का रिएक्शन ये था कि सोचेंगे चलो मैं पापा से बात करती हूँ, देखते हैं, चलो एफडी देखनी पड़ेगी, कब निकलेगी, कब नहीं होगी और फिर न्यूज़ ऐसी चल रही थी कि हर कोई घबराया हुआ था उस टाइम। पर मेरा नहीं था कि नहीं, मेरे को इन्वेस्ट करना है, पैसा बनेगा ही बनेगा। फिर मैं ETF में ही काम करना था, और उस टाइम ETF के अंदर 1 से 2% बनाना बहुत ईजी हो रखा था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले ETF में काम कर रखा था। मेरे को पता था कि बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी, शो ये होने नहीं पाता। मैंने अपना मनी मैनेजमेंट पूरा बना रखा था कि कितना गिरचेगा तब जाके मेरा इतना पैसा जाके इन्वेस्ट होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो मेरे को एक पड़ोस में मिले भैया, उन्होंने अच्छा काम कर रखा था अपने लेवल पे, तो बोले यार तो उन्होंने मेरे से काफ़ी दिन बात हुई, फिर उन्होंने आखिर में बोला कि तू अच्छा काम कर रहा है तो फ्यूचर के अंदर काम कर आज की तारीख में। तो मैं बोला भैया अभी मेरे पास फंड कम है, थोड़ा सा इंक्रीज होने दो। बोले फंड आता रहेगा तो काम कर, तो कमा लेगा, मेरे को पता है। उन्होंने एक पूछ दिया मेरे को वहाँ से। फिर मैंने अपनी बैंक निफ्टी बाइंग करी वहाँ से। मैंने बैंक निफ्टी थी 20,000 21,000 के आसपास, मेरी वहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई एक लोट से। फिर मैंने एक और लोट बनाया, फिर 2 लोट में मैंने काम स्टार्ट करा वहाँ से। अच्छा, जैसे ही 1% ऊपर जाता मैं निकाल सकता था, नीचे आता था बाइंग स्टार्ट कर देता था अपनी। और मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था कि 18,000 से नीचे जाएगी मैं निकाल लूँगा अपने सारे लोट, बात खत्म। क्योंकि मैंने अपना मनी मैनेजमेंट बना रखा था, मैं 18,000 पे मैं आराम से झेल लूँगा, अगर मेरे को लॉस भी हो जाएगा। तो मेरे को 15 दिन में इतना प्रॉफिट हो गई थी, अगर वो दोबारा 18,000 रुपया जाती तो मेरे को लॉस नहीं होता खासे। फिर मेरी वो क्वांटिटी भी बढ़ती गई, 2 से 4 लोट पे आई, 5 लोट में ट्रेडिंग होनी स्टार्ट होगी। और उस टाइम मार्केट भी बड़ी 25,000 से आके वापस 20,000 आ रही थी। तो उस टाइम मेरे 5 से 8 लोट हो रहे थे इकट्ठे। फिर ऊपर जाके फिर मैं बेच रहा था सारे लोट धीरे धीरे करके। वो मेरा ऐसे काम चलता रहा। मैंने 40,000 पे अपनी बैंक निफ्टी निकाल ली सारी की सारी, और उसके बीच में मैंने फुल पैसा बनाया। सिर्फ बैंक निफ्टी में मैंने कोई कुछ नहीं करा मैंने उसके बीच में, सिर्फ बैंक निफ्टी पकड़ा हुआ था। मतलब बैंकिंग सेक्टर पे तो पूरा विश्वास कर ही सकते हैं एज पर योर थॉट्स। बैंकिंग भी और निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा वॉलेटाइल कम है। अच्छा, मेरे को ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे को वॉलेटिलिटी चाहिए थी, वो थी बैंक निफ्टी में। और उस टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था ये नीचे नहीं गिर रही, मार्केट पॉजिटिव भाग रही, और मेरा पैसा मेरे को पर नहीं दिख रहा था, मेरा पैसा इंक्रीज होते हुए बहुत स्पीड से। जब मेरे भैया थे वो बोले तो फ्यूचर में काम करेगा, पैसा गिनता गिनता थक जाएगा, इतना बना रहे हो तो देख लियो। और सर वही चीज़ है मेरे साथ। वो मैंने 40,000 तक बैंक निफ्टी को मैं लेता गया, मेरा बढ़िया वाला प्रॉफिट उसने हुआ, मेरा फंड अच्छा बन गया उसके अंदर, इतना हो गया कि मैं पोर्टफोलियो बना सकता था। सब समझ गए, सब लोग समझ गए कि कितना चाहिए होता है पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल 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 मैं अपनी वाइफ को पूछता था कि इतना फंड मैं 2024 तक कर लूँगा जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, उससे डबल ट्रिपल मैंने फंड 2020 में ही कर लिया था सर। 2020 के कोविड टाइम ने 2 टाइम दिए उसने पैसा कमाने के, गिरने के टाइम पे भी पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दिया और उठने के टाइम पे भी दिया। बिल्कुल, गिरने के टाइम मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, सिर्फ कैश में काम कर रहा था उस टाइम, तो मेरे को ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ और ना प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। मेरे को सिर्फ डिविडेंड इनकम आ रही थी तब। मैंने सिर्फ डिविडेंड स्टॉक भी थे, पावर ग्रिड वगैरह, TCS था, इन्फोसिस था, तब भी मैं अच्छे स्टॉक में ही काम कर रहा था, ETF में तो कर ही रहा था मैं काम। अच्छा, तो वहाँ से मैंने सारी अपनी होल्डिंग निकाली बैंक निफ्टी में,
घुस गया मैं फिर उसके बाद। पहला जो सेटअप क्रिएट किया अपना, वो किस टाइम पे था? जैसे सर अगर 25 नोट मेरे पास थे IPO का, तो मेरे 2015 से मेरा अपने घर से काम करता था, क्योंकि सारे IPO अपने लैपटॉप से लगाता था मैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं IPO लगाने के, या तो बैंक जाके लगाइए या फिर इंटरनेट बैंकिंग से लगाइए। तो मैं सारे के सारे लोट अपने लैपटॉप से लगाता था, शेयर मार्केट देखता था और सेल मैं लैपटॉप से ही करता था अपने। ओके। जो मेरा सेटअप अच्छे वाला बना वो 2020 के बाद बना, जब मेरे को 2 स्क्रीन की ज़रूरत पड़ी मेरे को, क्योंकि एक स्क्रीन पे काम नहीं चल रहा था, क्योंकि चार्ट बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहे थे मेरे, और दूसरी साइड मेरे को P&L भी देखना था, मेरा फंड भी देखना था, काफ़ी चीज़ हो सकती है साथ में देखना, और साथ में मैं न्यूज़ भी देखना था। अभी कितनी स्क्रीन्स यूज़ करते हो? 2। अच्छा, 2 स्क्रीन्स चलती हैं, एक पे फंडामेंटल हाँ या जी। न्यूज़ और दूसरे पे चार्ट चलता है। एक पे चार्ट चलता है, दूसरे में मैं कई चीज़ें चलाता हूँ साथ के साथ। जैसे कोई स्टॉक में न्यूज़ चल रही है, हाँ। उस स्टॉक के बारे में सर्च करना होता हूँ। जैसे अभी अडानी की न्यूज़ चल रही थी, तो मैं अडानी का चार्ट देख रहा था, नीचे से कितना ऊपर आया, कितना करेक्ट हो गया, क्या पूछा है, उसके बारे में रिसर्च चल रही है। जो मेरी ट्रेड चल रही है वो एक स्क्रीन में चल रही है, एक स्क्रीन में रिसर्च के ऊपर यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। 2020 के बाद जब कोविड से पैसा भगवान की दया से अच्छा बना लिया, फिर एक माइंडसेट भी चेंज हुआ होगा, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ चेंज हो गया हो। अब इंसाफ ट्रेडर बदल गए हो, अब कुछ और बन गए हो। 2020 का रवि इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोविड के बाद के रवि, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोविड के पहले के रवि, करेक्ट? सर पैसा आने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी सोच, सब कुछ बदल जाती है। आपको मार्केट समझ आने लग जाती है कि लोग कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने पैसे को कैसे संभाल रहे हैं। वो कम आपके पास पैसा आ जाएगा, आप में डर आएगा। एक चीज़ है, आपको ये है कि वो पैसा जाना नहीं चाहिए, अब आ गया है। तो मेरे अंदर तो है सर। अब मेरा ये था कि जो पैसा मैंने कमाया है वो वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे कम प्रॉफिट बने, मेरे को प्रॉफिट बनना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। सबसे मेन पे कि पैसा नहीं जाना चाहिए मेरा। मैंने 2 साल, पूरा 2020 पूरा 21 मैंने फुल ट्रेडिंग करी। मेरे को चाहिए था रेस्ट, मैंने 6 महीने का रेस्ट लिया बीच में। अच्छा, 6 महीने कुछ नहीं किया? मैं नहीं, रिसर्च कर रहा था। अच्छा। फिर रिसर्च में मेरे को सिल्वर पसंद आया, फिर मैंने सिल्वर में भी काम करना मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि सिल्वर में क्या होता है, आपके 2 मंथ की एक्सपायरी होती है और 1 किलो का भी लोट होता है उसके अंदर। वो आपको 7 से 8 हज़ार का मिल जाता है। अगर आज चांदी, मैं फॉर एग्जांपल अभी तो 70,000 चल रही है चांदी, मैं कह देता हूँ कि 40,000 तक जा सकती है चांदी, बेकार से बेकार सिचुएशन में। मैं इस हिसाब से अपनी ट्रेड सेटअप करूँगा कि मैं 40,000 मतलब 70,000 से 40,000 तक मैं अपनी बाइक लेके जा सकता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे लॉट डिफाइन होगी कि मेरे को इतने ही लॉट लेने हैं, बात खत्म। तो उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग चलती है और मेरे को इतना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। अगर मेरी डाउन चलेगी तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, डाउन चलेगी तो। और अगर वो इसी रेंज में अप एंड डाउन अप करिए तो मेरे को प्रॉफिट तो आ ही रहा वहाँ से, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड कभी जीरो नहीं होगा। मतलब जो इंट्रिंसिक फंडामेंटल है बिहाइंड एवरी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इज उस जगह पैसा लगाओ जहाँ पे चांसेस हैं कि वो चीज़ ज़ीरो या ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो निफ्टी ही है फॉर दैट मैटर। हाँ, वोलेटिलिटी कम होती है, चाहे ETF है, चाहे गोल्ड है या सिल्वर है फॉर दैट मैटर। क्योंकि सर हम दुकान पे गोल्ड लेने जाएंगे, हम खरीद लेते हैं, पर हम जो नए आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कमोडिटी के अंदर, वहाँ पे वो गोल्ड खरीदते कि उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं होता कि हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है उसके अंदर। क्योंकि वो सीधा ही 1 किलो उठा लेते हैं गोल्ड, उनको 5 लाख में 1 किलो गोल्ड मिल गया, उसकी वैल्यू तो 50 लाख है। वो 10% भी नीचे हो गया जितना आपने पैसा डाला है, वो सारा खत्म है आपका। घर से और देना पड़ जाएगा आपको मार्जिन के लिए, पैसा वो अलग से मांगेंगे आपसे। करेक्ट। तो जो लोग आते हैं स्टार्टिंग में, उनको माइंड सेट नहीं होता, उनको ये होता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, 1 किलो ले लेता हूँ, 500 रुपये ऊपर जाएगा मेरे तो बने के बढ़िया वाले। पर उनको ये नहीं पता कि 500 नीचे आ गया और नीचे जाता गया और आप तो बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, ना आपको पता है कि आगे अगली एवरेजिंग करनी है मेरे को, नहीं करनी, कैसे मेरा प्लान है। उनका कोई प्लान नहीं होता ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। मैं अगर सिल्वर में काम स्टार्ट करूँगा तो मैं अपना पूरा पहले सेटअप बनाऊँगा कि यहाँ से मेरी बैंक स्टार्ट होगी और यहाँ तक मेरी बैंक चलेगी। वो कोई भी पोजीशन है, वो कोई भी पोजीशन है। तो सिल्वर में
घुस गए। कितनी देर तक सिल्वर का ये सफ़र रहा? सिल्वर सर अगर अपने हाई से मेरे को डाउन मिलती है तो मैं अपनी बाइंग स्टार्ट कर देता था, अपना फंड बना के बाइंग स्टार्ट कर देता था उसमें। अच्छा। जैसे अभी पिछले साल अगस्त में सिल्वर अपने 77,000 से हाई होते हुए 60,000 55,000 पे थी, मैंने 56,000 पे बाइंग स्टार्ट कर दी थी। ये टाइम फ्रेम क्या है? हाईएस्ट इन व्हाट 1 ईयर? लास्ट 1 साल में देखते हो, क्या देखते थे? 1 साल का आपको हिंट मिल जाए, क्योंकि 1 साल के अंदर सिल्वर कितनी जा सकती है अप एंड डाउन, बहुत कम जाती है, एक ही रेंज में काम करती है सिल्वर और गोल्ड। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड आज 50 है तो कल 25,000 दिखेगा आपको हाँ। 1 साल के अंदर। तो मैं लाइफ टाइम हाई लेके चलता हूँ हमेशा, किसी भी चीज़ का, चाहे सिल्वर हो गोल्ड हो कुछ भी हो, वहाँ से वो जितना भी करेक्ट होता है फिर मैं अपनी बाइंग स्टार्ट करता हूँ। और फिर मैं अपना सोचता हूँ कि इस लेवल, क्योंकि पूरा चार्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ से चैंपिंग नीचे नहीं जाएगी। डिड यू डू दैट रवि? किसी ज्वेलर के पास जाके या 3-4 ज्वेलरों के पास जाके पूछा था कि यार सोना चांदी का क्या भाव लग रहा है आपको? नहीं, मेरे दोस्त है उनकी ज्वेलरी शॉप है, अच्छा। तो उनसे मेरी बात हो जाती है। गॉट इट। तो वो बता देते कि नहीं, चांदी इस लेवल पे आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और उनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, मतलब बाप दादा बिल्कुल के ज़माने से बिल्कुल चलता आते हैं बिजनेस ये वाले तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर गोल्ड और सिल्वर इन्फ्लेशन कई चीज़ों से मैटर करता है। गोल्ड आपकी इंडियन कंपनी या कोई भी स्टॉक मार्केट को देख के नहीं चलता, पूरे वर्ल्ड को देख के चलता है। करेक्ट। ये नहीं है कि इंडिया में गोल्ड सस्ता मिल जाएगा या यूएसए में गोल्ड महंगा मिल जाएगा। तो गोल्ड एक वर्ल्ड करेंसी है, कभी जीरो नहीं हो सकती गोल्ड और सिल्वर। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए इनमें काम करता हूँ, सिर्फ इन्हीं में काम करता हूँ, बाकी कमोडिटी कोई भी नहीं हाथ लगाता मैं किसी के भी आज के दिन अच्छा, में। आज भी करते हो कमोडिटी? कम्युनिटी सर मैंने पिछले साल किया था तो मैं निकल गया था, अभी फरवरी में मैं निकला हूँ, अभी कम्युनिटी से एग्जिट हुआ हूँ मैं, अब सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कमोडिटी क्या होल्डिंग पीरियड कितना रखते हो कि मार्केट की डिपेंड करता है कैसे निकल रहा है मार्केट? सर मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इस हिसाब से काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने फिजिकली बाइक रखी है गोल्ड या सिल्वर, मेरा माइंड सेट ये रहता है। अच्छा। और वो 20% अप एंड डाउन हर साल होता है, और आप हर डाउन साइड पर अगर एवरेजिंग कर रहे हो तो आप 20% आराम से निकाल सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिक एडवाइस है, क्योंकि लोग इस तरह बहुत कम ध्यान देते हैं। और स्पेशली जब आप गोल्ड एज अ कमोडिटी बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल में गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट सोच वैसी रख सकते हो, उसकी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी, कहाँ रखना है वो सब नहीं करना, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी सर, आप 60,000 रुपये में 1 किलो की चांदी आप खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा। आप ये सोचो कि मैं ज्वेलरी शॉप में गया, मैंने 7,000 रुपये दिए और 1 किलो गोल्ड मैन ले आया, कोई भी नहीं देगा आपको, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट दे सकती है आपको। और गोल्ड किस फॉर्म में बाय करते हो? लाइक बॉन्ड्स होते हैं या हाउ डू यू डू दैट? वो बॉन्ड्स वैसे अलग चीज़ होती है। बैंक तो सर अभी मैं पोर्टफोलियो के लिए बाइंग स्टार्ट करूँगा। अगर आप बॉन्ड के लिए, अगर मैं क्या सोचता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और कोई बंदा स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी की जगह गोल्ड बॉन्ड लिए ज़्यादा बेटर है। सर उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न, आप कोई भी प्रॉपर्टी लोगे, कोई भी प्रॉपर्टी, आप कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप जितनी की भी प्रॉपर्टी होगी आपको जो रेंटल इनकम आएगी 2 से 3% की आएगी आपको। रेंटल, हाँ, रेंटल यील्ड कहते हैं जैसे इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा, चाहे आप कहीं पे चले जाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया, बाहर तो वो भी कम है। 2 से 3% आपको रेंटल इनकम आ रही, वो आपको 2.5% आपको दे रहा है, इक्वली है। फिर दूसरा रीज़न, आप गोल्ड बॉन्ड को प्लेज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो पैसा दोबारा फ्यूचर के अंदर या ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप मार्जिन के ऊपर कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो आप वो पैसा। ये आप हाँ जी। बता भी रहे हो और मेरे ख्याल से आप खुद भी करते हो, ऐसा करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गया होगा कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं इसलिए ऑप्शन सेलिंग करते हो, या ऑप्शन सेलिंग करनी थी और कैपिटल सेफ रख के करनी थी थोड़ा? हाँ, कैसे घुसे कैसे आप खुद? सर अभी जैसे मैं 8 महीने मैंने रिसर्च करी प्रॉपर कि मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ या ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी से निकल चुका था। हाँ। कमोडिटी मेरा पार्ट टाइम था कि जब डाउन आती है तभी मैं काम करता हूँ उसके अंदर, वरना मैं इसमें काम नहीं करता। और क्योंकि मेरे पास दूसरी एक रेंटल इनकम भी आ रही है और मैं साथ के साथ
टैक्स सेविंग एफडी भी क्रिएट करना था, जो मेरे को मंथली पे आउट वहाँ से मिल रहा था। तो मेरी एक मंथली इनकम जनरेट हो रही थी वहाँ से, तो मैं एक सिक्योर था। फिर मैंने 8 महीने रिसर्च करी, कोल्ड बाइंग में काम कर सकता हूँ, मैं कोल्ड सेलिंग के अंदर काम कर सकता हूँ। कोल्ड बाइंग मैंने देख ली कि नहीं हो सकता, मेरा पार्ट टाइम, ताकि जब डाउन आती है तभी मैं काम करता हूँ उसके अंदर, वरना मैं इसमें काम नहीं करता। और क्योंकि मेरे पास दूसरी एक रेंटल इनकम भी आ रही है, और मैं साथ के साथ टैक्स सेविंग एफडी भी क्रिएट करना था, जो मेरे को मंथली पे आउट वहाँ से मिल रहा था। तो मेरी एक मंथली इनकम जनरेट हो रही थी वहाँ से, तो मैं एक सिक्योर था। फिर मैंने 8 महीने रिसर्च करी, कोल्ड बाइंग में काम कर सकता हूँ, मैं कोल्ड सेलिंग के अंदर काम कर सकता हूँ। कोल्ड बाइंग मैंने देख ली कि नहीं हो सकता मेरे से, बड़ा रिस्की है। थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, कोल्ड बाइंग में क्या था, कोल बाइंग। ओके आप बिल्कुल हाँ, आप अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट हो गए तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते। कितनी देर में पता लग गया कि यार ऑप्शन बाइंग मेरे लिए सही नहीं है? वैसे तो मेरे को पता चल गया था कि मैं नहीं कर सकता। इट्स डिफिकल्ट। हाँ, फिर भी मैं 1 महीना तक रिसर्च में रहा की बाइंग। फिर मेरे को सेलिंग का पता चला कि सेलिंग भी होती है। फिर सेलिंग के अंदर पैसा ज़्यादा चाहिए था, हाँ, पर उस हिसाब से रिटर्न नहीं था। फिर मेरे को प्लेजिंग का पता चला, मेरे को समझ आने लगा अब कर सकता हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग। अच्छा, अब पता लग गया कि तरीका ऑप्शन सेलिंग का प्लेजिंग के थ्रू भी एक जरिया है। हाँ जी। फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करा जनवरी से। धीरे धीरे अपने स्टॉक, मैंने अपना जितना मेरे पास पैसा था, हर स्टॉक में 1% में डालता गया अपना पैसा। ओके। मेरे पास 20 से 25 स्टॉक है, उसमें से एक ETF भी है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मैंने डाला हुआ है। फिर मेरे को लिक्विड बीज के बारे में पता चला, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो आपने स्टॉक प्लेस की हुई है उसका 50% यूज़ कर सकते हो। 50% आपको कैश रखना पड़ेगा। राइट। फिर मेरे को साथ के साथ जब मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा था, उसके बीच में मेरे को लिक्विड बीज टाइम पता चल गया, सही टाइम पे। ये मेरे लिए और भी बेनिफिट था। हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं रिसर्च कर ही जा रहा था कॉन्टीन्यूस। डेली में आपकी वीडियोस, इंटरनेट पे इतना सोर्सेज है सर, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ पता चल सकती है। आप सर्च, आपके पास टाइम होना चाहिए वो चीज़ सर्च करने के लिए। तो मैं ये लगा दूँ कि डेली 4 से 5 घंटा सिर्फ यही सर्च करना था कि कैसे कुछ हो रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कुछ हो सकता है, और अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ सेफली। मेरे को पैसा नहीं बनाना, मेरे को पैसा सेव करना है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने निफ्टी 20 खरीद लिया, मेरे को पता है मेरे को रिटर्न नहीं देगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। राइट। कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं वहाँ से सेल करके मैं निकाल सकता हूँ अपना पैसा उसी टाइम। मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा यार ये तो 20-30% डाउन में है, 2 साल में ऊपर आएगा, 3 साल में ऊपर आएगा, नहीं वो नहीं सोचना मेरे को। लिक्विड बीज में भी पैसा डाल दिया मैंने, हाफ मैंने अपने स्टॉक में पैसा डाल दिया। उस फंड से मैं ऑप्शन सेलिंग में स्टार्ट करने लगा। सिर्फ कॉल सेल करता हूँ मैं सर। अच्छा, स्ट्रेटजी यही है बस? सिर्फ कॉल सेल करता हूँ, पूरी नहीं सेल करता। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में मार्केट गिरते हुए देखी है हमेशा। रातों रात 4% 5% गिर सकती है मार्केट, कभी नहीं गिर सकती है सर ये मार्केट। क्या पता कल भी गिर जाए मार्केट, रात को कोई न्यूज़ आए, गिर सकती है। 8 नवंबर को नोट बंद हुए थे, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बने थे, मार्केट क्रैश हुई थी बहुत गंदे वाली। वो फेस मैंने देखा हुआ है लाइव। ओके। तो अगर मैं कॉल और पुट दोनों सेल करके चलूँगा तो मेरा विजन क्या रहेगा कि मार्केट उसके बीच में बंद हो। हाँ, एक रेंज पकड़ ले। हाँ, एक रेंज होगी मेरे पास। अगर मैंने कॉल सेल की हुई है, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, नीचे गया थोड़ा सा तो भी प्रॉफिटेबल हूँ, ज़्यादा नीचे गया तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। प्रोबेबिलिटी मेरी बढ़ गई प्रॉफिटेबल की। अगर पूरा जोर लगा कि ऊपर जाएगी तभी मेरे को लॉस होगा। उसमें क्या है, अगर मैं कॉल और पुट दोनों सेल करता, मार्केट नीचे चलेगी तो भी मेरे को घबराहट होगी, मार्केट ऊपर चलेगी तो भी मेरे को घबराहट। मार्केट जब ठंडी है तब कर सकते हो, बट उसमें फिर पैसा भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट एडवांस रहेगी। मार्केट को पता है कौन कैसे काम कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर हफ्ते में कॉल को सेल करके चलूँ। जैसे कल फेड की मीटिंग होनी है आज रात को, तो मैं अपनी पोजीशन काट के गया, वो मैंने कुछ नहीं रखा आज। अच्छा, टेंशन लेने का ही नहीं। हाँ, टेंशन, मैंने न्यूज़ इवेंट देखता रहता हूँ कब इवेंट आने वाला है। इवेंट आने से पहले मैं अपनी पोजीशन काट दूँगा, इवेंट होने के बाद मैं फिर दोबारा अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करूँ। अगर वो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मैं अपनी पोजीशन नहीं बनाऊँगा। मार्केट आई भी जैसे ही ऊपर मतलब नीचे आ रही है और ऊपर जाने लगेगी आई भी, फिर मैं अपनी कॉल को सेल करूँगा। आई के अभी से उल्टी चलती है,
मार्केट अगर नीचे गिरेगी आई भी ऊपर खाटेंगे। और फॉल में एक फ़ायदा ये होता है, मार्केट ऊपर जा रही है आएगी आपको एक सपोर्ट देगा, आई वो नीचे जा रही है, दूसरा बेनिफिट टाइम के आपको प्रॉफिट देगा। इज इट पॉसिबल कि हल्का सा कुछ हम टेक्निकल या प्रैक्टिकल देख पाएँ? stokenox.com पे आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल आइडिया हो जाता है यूज़र को भी समझने में कि जो हम बता रहे हैं। हाँ, जो सर ये चीज़ जैसे मैंने निकाल लिया अपना, मैं चलता हूँ, जैसे 5 जनवरी निकाल लिया मैंने, थर्सडे शाम की 3:15 हो चुकी है। ठीक, ये मैं अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे जा रहा हूँ 12 जनवरी। ये निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर लिया 12 जनवरी, ठीक है सर। अब मैंने कोई भी, अभी आप वैसी कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, आप कोई भी, मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्ट कर लो आप। अब आपको राइट साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 2.2%, राइट। ठीक है सर। अब मैं अपनी कॉल को आगे लेके जा रहा हूँ 18,300, 18,350, अब प्रॉफिट आ गया 1.2%, ठीक है सर। मैं और नीचे लेके जा रहा हूँ, अब आ गया 0.9%, ओके। ठीक है सर। अब मैं क्या करूँगा, साथ के साथ एक पोजीशन बाइंग की बना रहा हूँ। अब प्रॉफिट आ गया मेरा 1.7%। अच्छा, मेरे को 1% निकालना है, डिपेंड करेगा अब सिचुएशन कैसी है मार्केट की। मैं कह रहा हूँ कि 1% निकालते हैं, चलो महीने का 4% हो जाएगा, उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होएगा मेरा कभी कभी, वो सारा आएगा। अब ये 1.1% है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। अब 1.8 है, चलो 1.1% ले लेते हैं, ठीक है सर। लोड कितने रखूँ मैं सर? सिंगल भी रखो अभी, क्योंकि आपको देख के बाकी लोग भी उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। हाँ, ओके। चलो ये मेरा सिंगल एक लोट में हमने काम करा, 25,000 हमारी कैपिटल लग रही है सर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये कोई पोजीशन ले ली, हमारा फ्राइडे को स्टॉप लॉस रहेगा 1% का। अगर आपने पूरा चार्ट बना रखा है, स्पॉट बना रखे हैं, कैंडल वगैरह आपने सब बना रखा है, उस टाइम आपकी सोच थोड़ी सी अलग हो सकती है स्टॉप लॉस के। ओके, अभी हम 1% लेके चलेंगे, ठीक है। फ्राइडे के बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 0.5% का। अच्छा, मंडे से 0.5% आप स्टॉप लॉस मान लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे जब कुछ हो जाए मार्केट में। अब हम चलते हैं 5 मिनट आगे, 15 मिनट कर लो। हाँ, फेयर इनफ। ओके, ये नेक्स्ट डे में आ गया हम फरवरी, 9:22 है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज़ का, 0.2% का। तो मैं 15 मिनट से आगे या 30 मिनट्स करो, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके। व्हाटएवर जो भी आपका तरीका है, आप द वे, मान लो कि आप ही पोजीशन लेने वाले हो। मैंने पोजीशन नहीं रखी है, मैं अब कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस पे ही ध्यान रहेगा, मार्केट कैसी चल रही है चार्ट पे। एक साथ मेरा चार्ट चलेगा एक स्क्रीन पे, एक स्क्रीन पे मेरी पीएनएल चलेगा और साथ में मेरी न्यूज़ चलती रहती है। मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा, 18,016 पे चल रही है मार्केट। मैं 2 घंटे आगे करता हूँ सीधा, प्रॉफिट में हूँ मैं। देखो आप 0.7% मेरे को फ्राइडे को ही मिल रहा है। ओके, आपकी मर्जी है, अगर आप, एक होता है ना, कोई होते हैं कि 0.5% हमें मिल रहा है तो लेना है तो ले लो, और सेफ जाना तो और सेफ जाना है, मर्जी होती है सबकी। राइट। क्योंकि सर मैं कह रहा हूँ महीने का 2% भी बहुत होता है, मैं तो 4% की बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 2% भी बनाओ महीने का, साल का 24%। ये भी मेरा सवाल था आगे, बट यू आंसर्ड इट ऑलरेडी। ओके, हाँ जी, नहीं मैं कहता हूँ 2% बहुत है। आप 24%, आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए आज की तारीख में, आप 10 से 15% नहीं कमा सकते। पहली बात तो प्रॉफिट में आना बड़ा मुश्किल रहेगा। आप कोई भी दुकान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बड़ा आज के टाइम में टफ है। करेक्ट। और मैं यहाँ पे 24% की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है निकालना। ये मैंने अपने लिए को 0.7% मिल रहा है, पर मैं नहीं लेता, चलो आप आगे चलते रहते। 0.9 मिल रहा है, फ्राइडे वाले ही दिन मेरे को 1% मिल रहा है सर।
पर मैं ये पूरी कॉल लेके जाऊँगा आपके आगे। अब वो आ गया, नीचे आ गई, लूज हो रहा है। ये अब मंडे आ गया 11:30, मार्केट 18,120 है और हमने बेची हुई है 18,450 की कॉल। राइट। ये चेक करोगे आप, हम चलते रहेंगे 2 घंटे आगे किया, 30 मिनट्स। आप देख रहे हो कि लॉस में नहीं आया मैं अभी तक। ये अब टू इधर स्टार्ट हो रखे हैं, प्रॉफिट में हूँ मैं बिल्कुल नहीं। ये अब थर्सडे चल रहा है, ये 2 बज के एक्सपायर होने वाला है अब तो, बस हो गया। हो गया सर। ये मेरे को प्रॉफिट मिल गया आप पूरा का पूरा। मैं यहाँ से अपनी पोजीशन निकाल देता हूँ सारी की सारी। ठीक है सर। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, अगले हफ्ते की पोजीशन पर आऊँगा फिर से। आई भी चल रही है 13.8 की। अगर कम आई भी चल रही है ना सर, मैं कहूँगा आप 1% मत बनाओ, 0.5% बनाओ। करेक्ट, अग्रीड। क्योंकि कम आई में प्रीमियम कम मिलता है। हम अभी तो 1% का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे क्योंकि P&L बहुत छोटा दिखेगा अपने को। हाँ, अब हम फिर से पोजीशन बनाते हैं, 1.5% मिल रहा है हमें लेना है 1.1% मिल रहा है हमें 17 की कॉल पे। अब हम बाइंग लगाएंगे साथ में, 1.6% मिल रहा है हमें। फेयर। ये बाइंग लगाई और ये 1.2 मिल रहा है मेरे को। मैं एक बार थोड़ा सा और आगे देखता हूँ, 1.8 मेरी रेंज कितनी है मैं ये भी देखूँगा। एग्जैक्टली 17,850 से 18,400 की मेरे को मिल रही रेंज की ना। मैं खुश हूँ रेंज से। वो तो सर एक हफ्ते 5 दिन है मेरे पास ट्रेडिंग के। इससे हाँ, ऑब्वियसली। हाँ जी हाँ। चलो मैं अब सुबह खुला था प्लस में हूँ 0.4% नेक्स्ट डे। ये चल रहा है तो 2 घंटे का आगे करना। मंडे आ गया, 0.5% का प्रॉफिट है। मैं 2 आवर्स प्लस करता हुआ चल रहा हूँ। ये वेडनेसडे आ गया, ये थर्सडे आ गया, एक्सपायरी आ गई मेरी। ये 3 बज गए सर, मेरा पूरा प्रॉफिट आ चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते, एक क्लियर कट तरीका रखा हुआ है। नहीं सर, मैं बिल्कुल मैं कभी नहीं पेगा। मैंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा सिंपल रखा है। और मैं हमेशा, अगर मैं आपने देखा मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में स्विंग ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, अब मैं F&O में तब आऊँगा जब मार्केट डाउन आ जाएगी। एक चीज़ समझ में आई है रवि आपसे बात करके कि आप पीसी ज्वेलर्स के एग्जाम्पल के बाद जो आपके साथ हुआ, फिर आपके दोस्तों के साथ भी देखा आपने फ्यूचर्स में पैसे जिन्होंने नुकसान खाए, आपको एक क्लियर कट बात पता लग गई कि हर सेगमेंट में सीधे साधे तरीके से और सेफ तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं आएगा पैसा, पर धीरे धीरे करके आता रहेगा। सर आप कुछ भी काम कर लीजिए, चाहे जॉब कर लो चाहे बिजनेस कर लो, एकदम पैसा कहीं पे नहीं है। अगर ऐसे पैसा बनता तो वॉरेन बफेट, रिलायंस, इनकी कैपिटल डेली डबल होती। हर साल इनकी डबल आपको ग्रोथ दिखती है, डबल दिखती है आपको। वो पॉसिबल नहीं है, कहीं कोई भी नहीं बना सकता सर। मैं क्या, कोई भी नहीं बना सकता। मैं कहता हूँ कि सर आप 15 से 20% हर साल ग्रोथ करते हो, आप सक्सेसफुल हो। जो आपको बोलते हैं कि मैं 70%, 80% साल का निकाल सकता हूँ, महीने के बोलने वाले हैं यार 50-60% तो। हाँ, फ़ोन आते सर, पे कॉल आते हैं मेरे पास कि सर हम आपको दिन का 4% देंगे। अगर आप दिन का 4% मेरे को दे सकते हो तो आप मेरे पास फ़ोन ही क्यों कर रहे हो, आप खुद ही कमा लो। नहीं, वो ज्ञान बांटना चाहते हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, एनजीओ खोला हुआ है उन्होंने। कोई एनजीओ नहीं है सर, वो 2 जनों को बताते हैं, एक को बाइंग के लिए बोलते हैं, एक को सेलिंग के लिए बोलते हैं कि एक तो सही निकलेगा। वो एनजीओ का मतलब है कि नेवर एंडिंग ग्रीड ऑपरेशन। बिल्कुल सर। बट रवि यार, बहुत सादगी वाली मुझे ट्रेडिंग लगी, बहुत मज़ेदार ट्रेडिंग लगी। और बहुत जो ट्रेडिंग होती है ना,
जो स्टाइल होता है ट्रेडिंग का, ये कंफर्म्ड है, ये मेरा मानना भी है और मेरे को कंफर्म्ड है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है वो बंदे के कैरेक्टर के बारे में भी बताती है कि बंदा अगर अग्रेसिव है तो वो अग्रेसिव ट्रेडिंग करता है, बंदा अगर सीधा सादा है तो बिल्कुल। सीधी सादी ट्रेडिंग भी कर सकता है अलग अलग फॉर्मेट में। और इट शोज़ यार, बात करके भी ऐसा लग रहा है। वैसे मैं ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, मेरे को अपनी लाइफ भी बड़ी सिंपल पसंद है। मैं डेली ट्रेड करता हूँ, शाम को मैं खेलने जाता हूँ, 1 घंटा खेलता भी हूँ। फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल नहीं, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेलते हो? फुटबॉल कभी कभी, हाँ जी, फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कभी कभी बैडमिंटन। 3 घंटे रोज़ खेलते हो क्रिकेट? बिल्कुल सर। यार मुझे भी खेलना है यार, मैं भी ठीक ठाक खेलता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता खेलने का। सर चाहे कुछ भी हो, शाम को मैं जाता ज़रूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने, चाहे मैं रनिंग करने जाऊँ, चाहे मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, कुछ भी जाऊँ, मेरा सर्कल है। और मैं मतलब मेरी रूटीन रही है स्टार्टिंग से, और ये रूटीन मैं जब तक कंटिन्यू रख सकता हूँ रखूँगा। इससे क्या होता है, आपका माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है शाम, नेक्स्ट डे के लिए भी, शाम को भी बड़ा आप रिलैक्स फील करते हो, और आप गलत संगति में नहीं जाते उस वजह से, क्योंकि आप बिजी हो गई हो। मैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को रवि यार, सच में। अपने इधर ट्रेडिंग लाइफ, अपने बिजनेस लाइफस्टाइल में ना इतना मसरूफ़ हो जाते हैं अपन, कुछ भी और नहीं, नथिंग बिल्कुल। एल्स यार, नथिंग एल्स रियली। मैं तो उस हिसाब तभी से सर पूरा मैंने ना- पोल्यूटेड इंसान हूँ मैं तो। नहीं सर, मैंने स्ट्रैंगल यूज़ करा सबसे पहले। ऑप्शन सेलिंग शॉर्ट स्ट्रैंगल मैंने इंट्राडे या पोजिशनल या आयरन कॉन्डोर मैंने ट्राई करा, पर सर उसमें क्या आपको स्क्रीन के ऊपर बैठा रहना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करते रहो, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे को पता है। मैं उस टाइप का हूँ ही नहीं कि मैं सारा दिन स्क्रीन पे बैठा रहूँ, काम करता रहूँ। मैं ऐसा हूँ कि स्क्रीन मैंने देखी, ठीक है, मार्केट मेरी साइड है, मैं खा रहा हूँ, मेरे पास एक्सबॉक्स भी है, मैं गेम भी खेलता हूँ साथ में। मैं गेम खेल रहा हूँ, वहाँ पर मेरा प्रॉफिट बन रहा है, मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है, मेरे पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है। मैं क्यों टेंशन लूँगा सर इन चीज़ों में, जब मेरा इजीली पैसा बन सकता है। क्या बात है यार। तो मैंने अलग अलग सोर्सेस क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं गोल्ड बॉन्ड में भी अपना पैसा डालना स्टार्ट करूँगा धीरे जो धीरे। बताया पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। रवि, 2030 में क्या कर रहे होगे, कुछ सोचा है कभी? व्हाट आर योर प्लान्स? सर टाइम अपने आप करवा सकते हैं, जब आपके पास पैसा होगा अपने आप हो जाएगा जो करना होगा। अभी तक मैं जो कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, मैं इसमें खुश हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ साथ, मैं ज़रूर करूँगा उसका। और मेरे को 1% भी ये होगा कि नहीं इससे मैं लॉस ले सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। कभी सोचा था कि जो आज कर रहे हो वो कभी कर पाओगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मैं, और इस लेवल का मैं कर पाऊंगा ये भी नहीं सोचा था, और इतना कैपिटल मैं बना पाऊंगा। एक और चीज़ है सर, मैंने जितना भी प्रॉफिट होता है मैं वो री इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कभी स्टॉक मार्केट से निकाला नहीं मैंने पैसा। हाँ, घर वालों से जितना मैंने कैपिटल लिया था, FD हो गई, इंश्योरेंस हो गए, अपनी रेंटल इनकम जो मैंने बिल्डिंग बनाई थी उसमें लगा दिया, वो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया इधर उधर। जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं अब मार्केट में घुमा रहा हूँ, और जो मैंने साइड वाइज इनकम बनाई है उससे मेरा आराम से निकल जाता है पूरा महीना। अच्छा। और अगर मेरे को कुछ नीड होती है कि मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी है, तब मैं अपने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालता हूँ, उससे पहले मैं नहीं निकालता। मतलब ऐसा नहीं कि कमा लिया पैसा कमा लिया, अब मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग सर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, अब तक कुछ इंसान ही पूरा होता है, इच्छाएं नहीं। हाँ, आप ना कोई भी चीज़ लाइए, आप लास्ट में बोर हो जाओगे उस चीज़ से। एज अ सोशल एनिमल, मतलब सामाजिक इंसान, जो समाज में जैसे तुम्हारी पहले 5 साल या 10 साल पहले तुम्हारा लुकआउट था, या लोग तुम्हें किस तरह से देखते थे, और अब जो है उसमें कुछ फ़र्क आया है? आर यू द सेम पर्सन, या थोड़ा हल्का फुल्का फ़र्क आया है? नहीं, अब उनको ट्रस्ट होने लग गया कि नहीं ये इतने टाइम से स्टॉक मार्केट कर रहा है, कुछ तो है। और जो मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा तो चेंज हो रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं कहीं से तो पैसा आ रहा है इसके पास, उनको है। मैं बताता हूँ किसी को नहीं कि मैं कितना कमा रहा हूँ, उनको समझ कितना में नहीं आएगा कि कैसे आता है, कैसे कमा रहा है, बट दिख रहा है कि आ रहा है, कुछ तो है। मेरे पास फोन आते हैं कई बारी कि भाई कोई स्टॉक बता दे जो पैसा डबल कर दे 6 महीने में, 4 महीने में। मैं भाई IPL में पैसा लगा ले, स्टॉक मार्केट में मत लगा, उसमें उम्मीद ज़्यादा है तेरे बनने की, इसमें नहीं बनेगी। जिस हिसाब से ये सवाल पूछा जाता है उस हिसाब से आंसर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर आप स्टॉक के अंदर पैसा नहीं कमा सकते, आपको पूरा पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा।
और जो पैसा इन्वेस्टमेंट से बन सकता है वो पैसा ट्रेडिंग से नहीं बन सकता। ट्रेडिंग से आप ठीक है, आप रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे हो, और जो वेल्थ बनेगी वो इन्वेस्टमेंट से बनेगी आपकी। सच में यार, सच में बहुत मज़ा आया। और कुछ लाइफ लेसन्स मैं सीख तो लिया, सुन तो लिया, पता नहीं मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा या नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो बातें आपने बोली हैं ना, और जितनी सादगी से बोली हैं, और जितने सादगी से आप दिख रहे हैं, और जो आपने पूरा अपना वाक़यात बताए हैं, एवरीथिंग हैज़ वन थिंग इन कॉमन, दैट you as a person are a simple man who likes to do trading in a simple way and who likes to live a very simple life. क्योंकि सर मैंने ना 2010 में देखे थे, लोग के पास इतने चार्ट नहीं होते थे, इतने टूल नहीं होते थे, वो फिर भी प्रॉफिट कमा रहे थे तब भी। जो मेरे पास टूल है, कम से कम टूल यूज़ करो और सिंपल रखो अपनी ट्रेडिंग को, वो ज़्यादा ईजी है आपके लिए। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इंस्टाग्राम के थ्रू विल मीट समवन एंड वी विल कनेक्ट इन सच ए वे दैट, क्योंकि मैं तो वैसे ही यू नो जनरली आई कम ऑन इंस्टाग्राम टू कनेक्ट विद एवरीवन, बट ये एक अच्छा तरीका भी है टू फाइंड द रियल टैलेंट इन ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऐसे पर्सनल लेवल पे जो एक इंसान के तौर पे कनेक्ट होता है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम किसी से टीम मेंबर ने बात की है फ़ोन पे, इज़ वेरी डिफरेंट रेयर। लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव आया मैं। अच्छा इंस्टा पे क्या बात है। मैं आज तक कभी भी लाइव नहीं आया इंस्टा पे, कभी नहीं आया, ना मैं इंस्टा पे आया लाइव, ना मैं फेसबुक पे आया लाइव, कभी नहीं आया मैं। आपके साथ मेरा फर्स्ट टाइम था, उससे मेरे 2-3 दोस्तों ने मेरे को देख लिया था लाइव। अच्छा, उनके फ़ोन आए, बोलते हम पार्टी लेंगे, छा गया यूट्यूब पे आएगा अब तो। नहीं यार मैंने वो मेरे को हर्षद मेहता भी बोलते हैं। आई डोंट डिसएग्री विद देम, पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी पहली बार ही किसी को इस तरह से कहा, क्योंकि मैं लाइव करीब 7-8 दिन से 10 दिन से आ रहा हूँ और प्लान है कि मैं अभी रेगुलरली आऊँगा, ओके, बट देन मैंने किसी को कहा नहीं है आज तक, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब जाके मैं और कहूँगा लोगों को, इफ़ आई फाइंड सच अ वे। मेरे को बिल्कुल ही पता था कि ऐसे फॉर्म भर के इनवाइट मिल सकता है या कुछ भी, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, जो आपने उसने मेरे को बताया था इंस्टाग्राम पे। ओके, तो वी नीड टू मार्केट इट वेल, हमें थोड़ा और अच्छे से बताना चाहिए लोगों को, बट थैंक यू सो मच रवि फॉर शेयरिंग ऑल दिस। बहुत मज़ा आया सच में यार, मेरे को इतना सूदिंग फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है आफ्टर लिसनिंग टू यू, एंड कितने लोगों को ये सीखने को मिलेगा यहाँ से कि यार स्टॉक मार्केट ना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो पैसा। ग्रेट यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस, और बहुत अच्छा तरीके से यू एंडेड द होल। थैंक यू सर, थैंक यू।